नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य जगत में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, रोग छोटा हो या बड़ा बुरा होता है। रोग छोटों को हो या बड़ों को वो भी बुरा होता है। लेकिन बात जब छोटों की आती है तो मुश्किल ये होती है कि कई बार उन्हें कौन सा रोग हुआ है इसका लक्षण पहचानना घर वालों के लिए मुश्किल होता है। जब बात गर्मी के दिनों की हो तो अनेक तरह के रोग बच्चों को हो सकते हैं और उस समय क्या किया जाए ये सवाल घर वालों के सामने होता है। तो गर्मी के दिनों में बच्चों को होने वाले रोग कौन से हैं, क्या हैं उनके लक्षण और क्या है उनका उपचार, इसके साथ ही बदलते मौसम का छोटे बच्चों पर और गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है आयुष विभाग जगदलपुर में मेडिकल ऑफिसर के रूप में पदस्थ डॉक्टर राकेश भार्गव जी को। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक बहुत सरल सा प्रश्न और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि मौसम का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कोई संबंध है इसमें? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न सरल भी है और काफ़ी विस्तृत भी है जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति जो है, जैसे वातावरण और आपका मौसम कहें जी, तो उसी प्रकार से जो मनुष्य हैं वो भी पंच महाभूतों से निर्मित है मनुष्य शरीर, और प्रकृति भी पंच महाभूतों से युक्त है जी। इसलिए मौसम और स्वास्थ्य इन दोनों का एक दूसरे के साथ पूरक का संबंध है। कहने का आश्रय मेरा ये है कि यदि प्रकृति के साथ मिलकर हम चलते हैं तो स्वस्थ रहेंगे जी। जब भी हम प्रकृति विपरीत आहार विहार आचरण अपनी दिनचर्या करेंगे तो हम रोगों की चपेट में आ सकते हैं जी। जहाँ तक आपने प्रश्न किया मौसम, तो आप सभी जानते हैं कि अपने देश में जो 4 ऋतुओं में पूरे मौसम को विभाजित कर देते हैं जी। और एक एक ऋतु में 3-3 महीने होते हैं। तो इसी प्रकार से अभी जैसे ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है। मौसम के बारे में आम व्यक्ति को जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो दिनचर्या है, जो कि आयुर्वेद में बहुत सरल और विस्तृत रूप में बताई गई है, तो आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो आपकी डाइट है, वो किस ऋतु में क्या होना चाहिए इसका ज्ञान सभी को होना चाहिए। अन्यथा यदि ऋतु विपरीत आहार विहार करेंगे तो हम निश्चित रूप से बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बड़ा सीधा संबंध है मौसम का और स्वास्थ्य का। जी जी जी। ऋतु परिवर्तन की बात करते हैं जी, तो इसका गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, गर्भस्थ शिशु प्रथम माह से 9 माह तक अपने माता के गर्भ में रहता है जी। जो भी प्रभाव उसकी माता पर ऋतु परिवर्तन का पड़ेगा जी। वो ही प्रभाव उसके उदरस्थ गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। तो इसमें देखभाल कैसे की जाए अगर हम गर्भस्थ शिशु को बचाना चाहते हैं किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से? अपनी सारी चिकित्सा पद्धतियों में गर्भस्थ शिशु की देखभाल इस रूप में की गई है कि जो गर्भवती माता है जी, उसके प्रथम माह से 9 माह तक उसकी देखभाल की जाती है। और आप सभी जानते हैं कि गर्भवती माता, गर्भवती महिला जो भी भोजन करेगी जी, उसके गर्भस्थ शिशु का पोषण उसी पर आधारित है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि यदि कोई गर्भवती माता गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा क्रोध करती है जी, या चिंतामग्न रहती है, तो इसका भी सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में कहते भी हैं कि अरे आप तो बिल्कुल माँ जैसे गए हैं, आप तो पिता जैसे गए हैं। उसका वैज्ञानिक कारण यही है कि माँ का जो आहार विहार है, बच्चा उसी पर, जो गर्भस्थ शिशु है उसी पर डिपेंड रहता है। और इसीलिए गर्भिणी दिनचर्या और गर्भिणी का आहार विहार, इसका पूरा 9 महीने का एक शेड्यूल है
कि उसको क्या क्या पालन करना है। जी, तो कह सकते हैं कि एक माँ को जो गर्भवती है जी, अगर उसके चारों ओर सकारात्मक वातावरण बनाया जाए जी जी जी, तो इसका बच्चे के स्वास्थ्य पर एक धनात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये बिल्कुल कह सकते बिल्कुल हैं। जी। बिल्कुल। अच्छा, बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, गर्मी की। जी, तो गर्मी में नवजात बच्चों को या छोटे बच्चों को प्रायः किस तरह के रोग देखने में आते हैं? देखिए, बीमारी या रोग, कोई भी रोग हो, सामान्यतः वो सभी व्यक्तियों में होता है, बुजुर्गों में भी होता है, एडल्ट में भी होता है और बच्चों में भी होता है। जी जहाँ तक बच्चों के स्वास्थ्य की बात है, आप सभी जानते हैं कि बच्चे जो, जिनको एक स्टेज होती है नवजात शिशु, इसके बाद शिशु और इसके बाद बालक, चूँकि उस पीरियड में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम होती है और वो अपने विकास की ओर अग्रसर होते हैं। जी ऐसी स्थिति में कोई भी बीमारी जब किसी शिशु को अपनी चपेट में लेती है तो वो शिशु बहुत जल्दी रोगग्रस्त हो जाता है। किसी भी ऋतु में बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना जरूरी है। जी, अक्सर माँ को ये कहते हुए सुना है कि गर्मी बहुत है और बच्चे को गर्मी का बुखार हो गया है। तो ये गर्मी का बुखार होता क्या है इसके लक्षण? देखिए, क्या है कि गर्मी जो रहती है, जिसे ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, जी हम सभी जानते हैं कि उसमें गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं, वातावरण का जो तापमान है वो काफ़ी हाई रहता है। जी और बच्चे जो हैं, जैसा कि मैं पहले बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों में कम होती है, जी वो किसी भी रोग के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। सामान्यतः जो बच्चों में बीमारियां होती हैं जो कि बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, जी उनमें आपका डायरिया है, आपका मलेरिया है और इसके बाद निमोनिया। ये जो 3 रोग जो विशेष हैं, विशेष रूप से वो बच्चों के लिए यदि उचित देखभाल समय पर यदि उनका उपचार नहीं हुआ तो घातक सिद्ध हो सकते हैं। जी। अच्छा, ये गर्मी का बुखार जो है, जी। क्या इसे ही लू लगना कहते हैं या लू लगना इससे कुछ भिन्न है? जी जी, जैसा कि मैं बताया आपको कि गर्मी का बुखार एक्चुअली बुखार एक लक्षण मात्र है। जी जैसे यदि किसी बच्चे को मलेरिया हुआ है, उसमें भी बुखार होगा। जहाँ तक गर्मी के बुखार का बात है तो उसको निश्चित रूप से लू लगना माना जाएगा जी। और वो लू लगने से उसका जो तापमान है वो बढ़ जाएगा और एक बुखार के लक्षण के रूप में सामने दिखेगा। इसके अलावा भी अन्य कई लक्षण लू लगने के बाद हो सकते हैं। उसको डायरिया भी हो सकता है, उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है जी इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसे हीट स्ट्रोक बोलते हैं, लू लगना। जी। वो बच्चों के लिए तो निश्चित रूप से काफ़ी नुकसानदायक है। जी। अच्छा, ये नुकसान न हो, बच्चा जो है वो अस्वस्थ न हो, उसे लू न लगे, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आपने अच्छा प्रश्न किया है। क्या है कि बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें तो जो सावधानियां हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा, चूँकि गर्भस्थ शिशु से चर्चा शुरू की है जी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे का स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा किस कारक पर निर्भर है। जी तो वो कारक है स्तनपान। अच्छा यदि किसी बच्चे को स्वस्थ रखना है तो मैं बताना चाहूँगा कि सब बच्चे को स्तनपान निश्चित रूप से कराना चाहिए। व्यवहार में देखने आता है कि लोग कभी कभी 1 दिन के बाद स्तनपान शुरू कराते हैं, जी कभी कभी 3 दिन तक भी नहीं देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्तनपान जो है वो जन्म के तत्काल बाद, जी यानी बच्चे को आपने कोई कपड़े भी नहीं पहनाए हैं और जन्म के तत्काल बाद उसकी माँ को बच्चा दे देना चाहिए और मदर फीडिंग कराना चाहिए। इसका कारण ये है कि बच्चा जन्म लेते के साथ बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है जी और ऐसी अवस्था में उसकी जो चूषण क्रिया है वो काफ़ी अधिक रहती है और उस समय यदि वो फीडिंग करता है तो इससे मदर भी कई रोगों से प्रिवेंट होती है। अच्छा माँ भी कई रोगों से बच सकती है और उस समय जो मिल्क, जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जी वो निकलता है जो कि बच्चों के लिए कहना चाहिए एक टीकाकरण जैसा है, एक अमृत कह सकते हैं। अमृत है जी। और इम्यूनिटी बूस्टर होता है
और माँ और बच्चे में जो एक भावनात्मक रिलेशन जी आफ्टर बर्थ जो डेवलप होता है, और वो दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। जी तो स्तनपान बच्चे को स्वस्थ रखने का सबसे पहला उपाय जो है कि बच्चे को कम से कम 6 माह स्तनपान कराएं। जी जहाँ तक आपने पूछा कि गर्मियों में, जी गर्मियों में सभी जानते हैं कि बच्चों में डायरिया होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, जी क्योंकि गर्मियों में एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जी तो हम बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस समय वो एलर्जी से लड़ रही होती है, और उसी दौरान उसको कोई भी वायरस संक्रमण हो सकता है, और उसके फलस्वरूप उसको डायरिया है, वॉमिटिंग है। तो इन सब रोगों से बचाव के लिए बच्चे को सूती कपड़े पहनाएं, बच्चे को स्वच्छ वातावरण में रखें, धूप से उसको बचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का उसको जो जितना भी सेवन करवाएं कलर फूड हैं, जितने भी कलर फूड हैं वो उनको खाने के लिए दें, और बार बार उसको पानी पिलाएं, जिससे कि डिहाइड्रेशन नहीं हो सके। अक्सर ये कहा गया है कि बच्चे को जन्म से लेकर 6 माह तक केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रखा जाए, और कई बार ये है कि पानी तक ना पिलाया जाए। तो क्या गर्मी के दिनों में भी यही नियम लागू होना चाहिए कि बच्चे को केवल माँ के दूध पर निर्भर रखा जाए? नहीं, मैं आपको पहले ही बताया कि सामाजिक भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये सही है कि प्रथम 6 माह बच्चे को माँ के दूध पर निर्भर रहना चाहिए, लेकिन जब भी आवश्यकता है पानी की तो पानी पिलाने में कोई बुराई नहीं है, और पानी पिलाना चाहिए। 6 माह के बाद उसको तरल पदार्थों के साथ भोजन की शुरुआत करना चाहिए। सेमी लिक्विड डाइट से शुरू, फिर सेमी सॉलिड। लेकिन 6 माह तक मेडिकल साइंस कहता है कि बच्चे के लिए मदर फीडिंग सबसे ज़रूरी है। जी, अक्सर देखने में आता है कि गर्मी के दिनों में छोटे बच्चों को उल्टी दस्त जो है ये रोग लग जाता है। तो उल्टी दस्त अगर बच्चों को शुरू हो गई है तो प्राथमिक उपचार क्या घर में किया जाए, और चिकित्सक के पास किस अवस्था में पहुंचा जाए? देखिए, क्या है कि जहाँ तक आपने पूछा है उल्टी दस्त का, जी हाँ, मैं आपको अभी पूर्व में बताया कि संक्रमण से, ये भी एक संक्रामक बीमारी है जो कि घर में साफ सफाई या भोजन में साफ सफाई नहीं रखने से, या बच्चा धूल में हाथ लेके खेल रहा है, उसके हाथों को बार बार नहीं धुलाने से, इस तरह की गंदगी से कहीं ना कहीं बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप उल्टी दस्त होती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है जी। बच्चे को ORS, आप पानी, नारियल पानी, इस तरह उसको जो लिक्विड डाइट है वो बराबर देते रहें। और चिकित्सक की सलाह इसलिए ज़रूरी रहती है कि उसका जो निर्जलीकरण है, डिहाइड्रेशन है, वो किस स्टेज में है। कहीं ऐसा तो नहीं आप घरेलू उपचार कर रहे हैं और उस बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन हो। तो वो चीज़ के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सामान्य अवस्था में आप ORS घोल सभी प्राथमिक केंद्रों में निःशुल्क मिलता है, जिंक की गोली, ये सभी मिलते हैं। और अगर नहीं है तो विकल्प के रूप में ये जो नमक और शक्कर से का तैयार किया जाता है, क्या विधि क्या है, जरा जल्दी बताएंगे संक्षेप में हमारे दर्शकों को, ताकि वो घर में प्राथमिक उपचार शुरू करें। आपको 1 लीटर पानी में यदि 1 गिलास बनाना है, उसमें 1 चुटकी नमक डालिए, 1 चम्मच शक्कर डालिए, पानी बॉईल करिए, फिर ठंडा करिए, और उसको दिया जा सकता है। 3 वर्ष से ऊपर के अगर बच्चे हैं, और इनमें प्रायः ये देखने में आता है कि क्योंकि ये बच्चे खेलते हैं, कई बार खेलते हुए घर से बाहर भी निकल जाते हैं, तो गर्मी के दिनों में प्रायः इनको त्वचा संबंधी जो संक्रमण है वो देखने में ज़्यादा आता है ऐसी उम्र के बच्चों को। तो इसका कारण क्या है, और इस अवस्था में किस तरह का उपचार इनको दिया जाना चाहिए? क्या जितने भी 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो सभी बीमारियों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। जहाँ तक आपने बताया कि धूल में खेलने वाली बात, मैं आपको पहले ही बताया कि 5 वर्ष तक के बच्चों में निमोनिया, त्वचा संक्रमण, डायरिया, और इसके बाद
कभी कभी टीबी भी, जी इस तरह के कुपोषण, जी ये सारे रोग होने की संभावना रहती है और हो सकते हैं। जी त्वचा संक्रमण के बचाव के लिए एक कपड़े से उसकी स्किन को हमेशा जी पोंछते रहिए। कोई भी साबुन, जो सामान्य साबुन है, जी उससे आप उसको बार बार बच्चे को प्रतिदिन नहलाइए। नाखून देखिए, नाखून तो नहीं बड़े हैं, नाखून काटिए। जी। सामान्य देखभाल मतलब साफ सफाई जो करने है से भी शरीर की, साफ सफाई, वो होनी चाहिए। घर की साफ सफाई, बच्चे की साफ सफाई, उसके जी। कपड़ों की साफ सफाई, इतने सामान्य उपाय से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। जी, अगर शरीर में किसी प्रकार का कोई दाना नज़र आता है छोटे छोटे, तो ये भ्रम होता है कि कहीं से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, या जिसे हम कहते हैं माता का आना, वो तो नहीं हो गया है। तो ये खुद ही तय कर लेते हैं कई बार घर वाले। और फिर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करूं बस्तर में, तो प्रायः सिरहा गुनिया के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे समय में, और क्या इसकी पहचान घर में हो सकती है या चिकित्सक के पास पहुंचना ज़रूरी है? नहीं, देखिए, जो चिकित्सक का विषय है, जी रोगों से बचाव किया जा सकता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहा जा सकता है, जी। लेकिन किसी बीमारी का निदान, क्या डिसीज है, इसको घर में डायग्नोसिस करना मैं जहाँ तक समझता हूँ उचित नहीं है। जी क्योंकि वर्तमान समय में हर 2-5 किलोमीटर पे बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जी सभी लोग जानते हैं कि इन सभी बीमारियों का टीकाकरण, नियमित रूप से टीकाकरण होता है। जी और मैं अनुरोध भी करना चाहूँगा हर माता पिता से कि अपने बच्चे को नियमित जितने भी टीके, जो एक निर्धारित शेड्यूल है, जी हाँ वो पूरे टीकाकरण बच्चों को कराना चाहिए। और आप जैसा दाने दाने बोल रहे हैं, कई बार अदर्स स्किन डिसीज जैसे एलर्जिक स्किन डिसीज है, इस तरह के रोगों में भी ये सब दिखता है। लेकिन हाँ, यदि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा डल है, सुस्त है, उसको बुखार आ रहा है, तब निश्चित रूप से उसको चिकित्सक की सलाह अनुसार चिकित्सा लेना चाहिए। जी, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बच्चों की देखभाल के लिए जागरूक करने के लिए आयुष विभाग की तरफ से किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं? क्या कोई शिविर लगाया जाता है या फिर किस तरह का जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है? नहीं, देखिए, आयुष विभाग जो है, जहाँ तक आयुष की बात आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का तो पहला सिद्धांत ही है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य च विकार प्रशमनम। सबसे पहले स्वास्थ्य की रक्षण करना है, इसके बाद भी यदि कोई आतुर है तो उसका चिकित्सा कार्य करना है। तो हमारा विभाग समय समय पर आयुष स्वास्थ्य शिविरों का, जी, इसके अलावा जागरूकता अभियान कार्यक्रम, स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी जो कार्यक्रम है, वो हमारा विभाग नियमित रूप से करता रहता है। आम जनता की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, अभी छत्तीसगढ़ शासन ने पिछले कुछ माह पहले से आयुष विभाग को एक योजना और संचालित करने दी है, श्यान जतन क्लिनिक। और हमारे जितने आयुष केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो आयुष केंद्र हैं, इसके अलावा जितने आयुर्वेद औषधालय हैं, वहाँ प्रति गुरुवार श्यान जतन क्लिनिक संचालित होती है, और जिसमें जो बुजुर्गों को होने वाले रोगों, उनकी देखभाल की जाती है। उनका ब्लड प्रेशर, शुगर जांच, अनिद्रा, ओल्ड एज के जो रोग होते हैं, वो सारे रोगों की जांच और उनको निःशुल्क औषधियाँ भी दी जाती हैं। तो स्वास्थ्य जागरूकता, स्वास्थ्य का जब भी कोई स्वास्थ्य का कार्यक्रम है, तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना पहला कदम है। हम ये देखते हैं कि कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर विश्व के साथ ही भारत में भी अपने पैर पसारने शुरू किए हैं, और बस्तर पर भी उसकी नज़र है। तो उसकी नज़र से बस्तर के बच्चों को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह की देखभाल, सावधानियां ज़रूरी है ताकि कोई संक्रमण बच्चों तक न पहुंचे? देखिए, सभी जानते हैं कोविड-19 वर्ष 2019 से शुरू हुआ जी, और आज हम 2023 में फिर इस पर एक प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ। तो इतने काल के दौरान
मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति कोविड के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान चुका है, बचाव के बारे में भी उसको मालूम है हर व्यक्ति को कि कोरोना संक्रमण से कैसे बचाव किया जा सकता है। इसके बाद भी कहीं यदि संक्रमण की गति बढ़ती है, जी हाँ, कहीं रोगी पाए जाते हैं, तो ये हमको चिंतन करने की बात है कि कहीं ना कहीं हम जो WHO की गाइडलाइन है, हाँ, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है, हाँ, हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लापरवाही हमसे हो रही है। लापरवाही। एक दूसरा, जब आप बच्चों की बात कर रहे थे जी, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे शिविर के माध्यम से लोगों को घरों घरों में जाके भी आयुष काढ़ा का वितरण किया। जी, क्योंकि जहाँ स्वास्थ्य की बात आती है, कोरोना का संक्रमण हो या छोटे बच्चों में निमोनिया का संक्रमण हो या डायरिया हो, जी, सारा जो मेन फोकस रहता है वो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। वो बढ़ाना यदि जरूरी आपकी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आप किसी भी बीमारी से लड़ाई लड़ सकते हैं और किसी को नुकसान होने की संभावना रोगों से वहीं हो सकती है जहां उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के कई उपाय हैं। उनमें आपका आहार है, संतुलित भोजन, इसके बाद आपका व्यवहार है जिसमें आप की जो लाइफ स्टाइल है, आप योग करेंगे, आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये सब बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। बच्चों के लिए भी जरूरी है। अच्छा, उनके आहार में प्रमुख तत्व कौन कौन से होने चाहिए? जो ग्रोइंग चिल्ड्रन रहते हैं, जी, जिनकी ग्रोथ हो रही होती है, सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जी, प्रोटीन हैं, मिनरल हैं, विटामिन हैं। जैसा बताया, संतुलित आहार भी बच्चों का अलग है, गर्भवती महिलाओं का अलग है और सामान्य पुरुष का अलग है और ओल्ड एज का अलग है। तो इन सब के लिए कहाँ किसकी क्या आवश्यकता है, ये संतुलित आहार करने की ज़रूरत रहती है। बच्चों में खासकर प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ऊर्जा की मेन सोर्स है। मतलब ये कि जब कभी भी बच्चों को लेकर चिकित्सक के पास जाएं सामान्य जांच के लिए, जी, तो ये सारी जानकारियां चिकित्सक से एक माता को और परिवार वालों को लेनी चाहिए कि किस तरह से बच्चे का जो है संतुलित विकास और संतुलित भोजन के माध्यम से किया जा सके। आपने बहुत अच्छी बात की। जी, कभी कभी मैं भी देखता हूँ, वही मैं आपको बताया जो आयुर्वेद का प्रिंसिपल, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र या आयुर्वेद औषधालय या जो भी चिकित्सा केंद्र, जी, ये सिर्फ रोगों के उपचार के लिए ही नहीं है। जी, हर जनता के, हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो स्वास्थ्य परामर्श लेने स्वस्थ होके भी अस्पताल में जा सकता मतलब है। बीमारी की नौबत ना आए, बीमार होने के पहले सावधानी जरूरी है। जी, जी, जी। तो डॉक्टर साहब, इस मोड़ पर जब आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किस तरह से आयुष विभाग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से बच्चों को बदलते मौसम और विशेष करके गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। कोरोना का संक्रमण अभी बच्चों तक पहुंचा नहीं है, लेकिन इसके पहले किस तरह से बच्चों को सावधान रखा जा सकता है इन सब चीज़ों से, इन सारी बातों के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपका भी।